नमस्कार, आई एम डॉक्टर मीनू वालिया, डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट मैक्स कैंसर सेंटर। आज का ये वीडियो कोरोना वायरस से रिलेटेड कैंसर पेशेंट्स के सवालों के लिए बनाया गया है। आज कोरोना वायरस एक ग्लोबल महामारी का रूप ले चुका है और दुनिया भर इससे काफ़ी भयभीत है। ऐसे में जाहिर है कि हमारे कैंसर के पेशेंट्स भी, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारे प्रश्न होंगे जो वो हमसे पूछना चाह रहे होंगे। ऑल्दो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन भरी हुई है, पर इतनी सारी जानकारी क्या सभी की सभी सही है? ये जानकारी कम और भय ज़्यादा फैला रही है। इसीलिए आज हम उन सब महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बात करेंगे जो हर कैंसर रोगी और उसके परिवार के सदस्य को आज की डेट में जानना ज़रूरी है। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 एक ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जो काफ़ी कंटेजियस है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से छूने से एक से दूसरे को फैलती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड सर्फेसिस को टच करने से भी काफ़ी तेज़ी से फैलती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को इसकी इन्फेक्शन होती है तो उसके लक्षण उसको 2 दिन में भी दिख सकते हैं या 2 हफ्ते बाद भी दिख सकते हैं। इसके जो कॉमन सिम्टम्स या लक्षण होते हैं, बुखार होना, सूखी खांसी होना, गले में खराश होना, शरीर में दर्दें होना, सांस लेने में डिफिकल्टी होना या फिर इवन लूज मोशंस या दस्त होना, ये सारे इसके कॉमन सिम्टम्स है। यस, कैंसर पेशेंट्स को चिंता करने की ज़रूरत है क्योंकि कैंसर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। उनकी इम्यूनिटी लेवल एक आम इंसान के मुकाबले में कम होते हैं, तो इस कारण से कोई भी इन्फेक्शन उनके शरीर में ज़्यादा गंभीर होने के चांसेस रहते हैं। खास करके वो वाले कैंसर पेशेंट जिनमें कैंसर काफ़ी एक्टिव है या फिर जिनका एक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है। इसके अलावा अगर उन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में ही कीमोथेरेपी फिनिश करी है या फिर उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी पिछले 6 महीने में ही हुआ है। इसके अलावा वो भी कैंसर पेशेंट जिनकी उम्र ज़्यादा है या फिर उनको कुछ और मॉर्बिडिटीज़ है, जैसे उनको हार्ट डिजीज़ है या डायबिटीज़ है या फिर फेफड़ों की बीमारी है, इन पेशेंट्स में इस वायरल इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आवश्यक है कि हम सभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और WHO के द्वारा जो डायरेक्शंस दी गई हैं उनका सख्ती से पालन करें और अपनी सेहत के लिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जहाँ तक कि आपके कैंसर के इलाज को कंटिन्यू करने का सवाल है, तो इस विषय में आपको अपने कैंसर स्पेशलिस्ट, अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे कि आपका कौन सी सेटिंग में इलाज किया जा रहा है, वेदर क्यूरेटिव सेटिंग में या पेलेटिव सेटिंग में, या फिर आपका ट्रीटमेंट गोल्स क्या है ट्रीटमेंट में, जिसको देखकर ही आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपको ये सलाह देगा कि आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करनी चाहिए या अभी आपको इंटरप्ट करना चाहिए। कैंसर के मरीजों को अगर हम मोटे तौर से डिवाइड करें तो एक कैटेगरी ऐसे पेशेंट्स की होती हैं जिनका इलाज खत्म हो चुका है और अब उनका कैंसर बिल्कुल कंट्रोल है और अब वो अपने रूटीन फॉलोअप के लिए 3 महीने में या 6 महीने में एक रूटीन फॉलोअप विजिट के लिए अस्पताल जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को के लिए बिल्कुल हम स्ट्रांगली कहा जा सकता है कि ये रूटीन फॉलोअप को वो पोस्टपोन कर सकते हैं इस महामारी के चलते और अपने डॉक्टर से बात करके उसको बाद में कर सकते हैं, या फिर आप टेलीमेडिसिन के द्वारा अपने डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी एक ऐसे ग्रुप के पेशेंट्स की हो सकती है जिनका कैंसर अभी अभी डायग्नोज हुआ है या अभी अभी पता लगा है। इन केसेस में आपको अपने डॉक्टर के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जरूरी जाना चाहिए, जल्द से जल्द परामर्श करना चाहिए, क्योंकि वही आपकी रिपोर्ट्स देख के बता पाएंगे कि आपका कैंसर कितनी जल्दी फैलने वाला कैंसर है। अगर आपका कैंसर अग्रेसिव कैंसर है, जल्दी फैलने वाला कैंसर है, तो इन ज़्यादातर ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट को डिले नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ट्यूमर्स होते हैं जिनका ग्रोथ रेट काफ़ी कम होता है। हो सकता है आपके कैंसर स्पेशलिस्ट उन केसेस में, स्पेशल केसेस में ये कंसिडर करें और आपको ये सलाह दें कि अभी कैंसर के इलाज में आप थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है उन पेशेंट्स की जिनका कैंसर का इलाज चल रहा है।
ज़्यादातर केसेस जिनमें शुरुआती स्टेज का कैंसर है उसमें ट्रीटमेंट इंटरप्शन के लिए नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर ट्रीटमेंट इंटरप्शंस करें तो आपका क्योर रेट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो इन केसेस में हम नॉर्मली इंटरप्शंस की सलाह नहीं देते हैं। भगवान ना करे, कुछ ऐसे भी मरीज हो सकते हैं जिनको ट्रीटमेंट के दौरान एक्टिव कोविड-19 इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है या कोरोना वायरस इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है। उन केसेस में फिर क्या रहेगा? उन केसेस में क्योंकि एक्टिव इन्फेक्शन है तो इनमें ज़्यादातर केसेस में जरूर ट्रीटमेंट को इंटरप्ट किया जाएगा या डेफिनेटली मॉडिफाई किया जाएगा ट्रीटमेंट प्लान को। एक ऐसे भी कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स होंगे जिनका कैंसर बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल है, वेल कंट्रोल है और वो मेंटेनेंस थेरेपी पे चल रहे हैं। ऐसे केसेस में बहुत पॉसिबल है कि हम लोग शायद ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत डिले करें या फिर ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है कि कई केसेस में हम आईवी कीमोथेरेपी की वजह ओरल थेरेपी वगैरह देना चाहें ताकि पेशेंट की विजिट टू द हॉस्पिटल कम हो जाए। अगर किसी पेशेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट प्लान्ड है और उसकी बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में है विद मेडिसिन, विद ओरल टैबलेट्स और कीमोथेरेपी, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर केसेस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को पोस्टपोन किया जाता है। सो एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। सो हर पेशेंट एक अलग पेशेंट है, उनका डिजीज स्टेटस क्या है, उनकी जनरल हेल्थ क्या है, उनके ट्रीटमेंट गोल्स क्या हैं। सो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही फाइनल प्लान बनाया जाएगा या फिर मॉडिफाई करा जाएगा। So depending on the situation and taking into account everything, your doctor will discuss the different options with you. आज की डेट पे WHO या हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी वैक्सीन या दवाई कोरोना वायरस के लिए अप्रूव नहीं है, लेकिन इस विषय पर दुनिया भर में बहुत जल्दी से रिसर्च चल रही है और हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्दी हमें कोई ना कोई अपडेट ज़रूर मिलेगा। अगर आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी ही है तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर घर से निकल के अस्पताल जा रहे हैं तो अपने साथ कम से कम अटेंडेंट को लेके जाएं। कोशिश करें कि सिर्फ एक इंसान ही आपको अकम्पनी करे, बिकॉज जितने ज़्यादा अटेंडेंट्स आपके साथ अस्पताल जाएंगे, जितने ज़्यादा लोग एक्सपोज होंगे, उतना ज़्यादा बीमारी के फैलने का खतरा ज़्यादा होता है। अपने साथ कम से कम सामान और ज़रूरी सामान ही लेके निकलें, क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा, जितना ज़्यादा सामान होएगा, वो बहुत सारी चीज़ों से टच करेगा। वो एक्सपोजर या इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच करने का सरफेस एरिया भी कम होना चाहिए। अपने बैग में टिश्यू पेपर्स और हैंड सैनिटाइज़र लेकर ज़रूर जाएं। यूज टिश्यू पेपर्स को डिस्पोज करने के लिए एक डर्टी यूटिलिटी बैग भी लेकर जाना ना भूलिएगा। इस डर्टी यूटिलिटी बैग को जब आप डिस्पोज कर रहे हैं तो किसी क्लोज डस्टबिन में ही डिस्पोज करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल अवॉइड करें। जहाँ तक हो सके अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जाए। अगर पॉसिबल नहीं है और आपको कैब वगैरह लेनी पड़ ही रही है तो शेयरिंग कैब्स को बिल्कुल अवॉइड करें। हॉस्पिटल पहुँच के दूसरे मरीजों से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखें। किसी भी कॉमनली टच सरफेस को, जैसे डोर नॉब्स, हैंडल्स वगैरह कुछ भी है, उसको छूने से बचें और हैंड सैनिटाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो कपड़े और जूते आप हॉस्पिटल पहन कर आते हैं उनको घर जाते ही अलग से उतारें और धोने के लिए डाल दें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो जूते भी पहन के जा रहे हैं वो वॉशेबल जूते ही पहनें। मोबाइल फ़ोन्स को अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट से साफ करिए। अपने मुंह, नाक, आंख को ना छुएं। खांसते और छींकते समय टिश्यू या कोहनी का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और किसी के साथ भी ना हाथ मिलाएं ना गले मिलें। कोरोना वायरस से डरे नहीं। डू नॉट पैनिक एंड ट्रस्ट ओनली वेरीफाइड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सावधान रहें, सतर्क रहें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।